बिटिया का ब्याह किया, साथ ही हवन कुंड में उसकी चिता को होम किया। सारी जिंदगी दबाते रहे, संवारते रहे, अनुशासन के सांचे में ढालते रहे। पराए घर जाना है, सामंजस्य बिठाना है, तू पराई है, हमारी जाई है। जा बिटिया जा, ये सब तेरा अपना नहीं, बीता हुआ सपना सा है। जा बिटिया जा, ये सब तेरा अपना नहीं, बीता हुआ सपना सा है। तुझे उस घर को अपनाना है, उसे संवारना है, दोनों खानदानों की मर्यादा को बढ़ाना है। तुझे उस घर को अपनाना है, उसे संवारना है, दोनों खानदानों की मर्यादा को बढ़ाना है। लो बाबुल, आज तुम्हें पराया कर उस अजनबी घर को लिया अपना। लो बाबुल, आज तुम्हें पराया कर उस अजनबी घर को लिया अपना। पर यह क्या, यहाँ भी इतिहास दोहराया गया। हरसू मुझे पराया ठहराया गया। 14 वर्षों का वनवास काट कर भी उन्हें अपना बना न सकी, उनकी बन न सकी, एक निगोड़ा विश्वास तक हासिल कर न सकी। बाबुल, तुम तो पहले ही हवन कुंड में बिटिया की चिता को होम कर चुके हो। अब ये बिटिया पराई, पराए घर की जाई, जाए कहाँ, अपना बनाए किसे, अपना जहाँ बनाए कहाँ। क्या धरती में समा जाए, क्या धरती में समा जाए।
हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको मिलवाते हैं उन सेलिब्रिटीज से जिसे चाहते हैं आप। प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलामारा से लेकर दिल्ली चलो के गीत, गजल, भजन, पेट्रियोटिक, फिल्मी, नॉन फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हों, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि उन गीतों को आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो बड़ी शिद्दत से चुनकर लाए हैं, संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं, साथ ही आप क्या एक बार फिर से सुनना चाहते हैं हमारे फर्स्ट सेशन के मेहमानों को, या फिर सुनना चाहते हैं झलकियां, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर। और दोस्तों, मेरा सलाम फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे अपने उन सभी दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanorachna.org पर भी। और दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सृजन नहीं बल्कि सृजन स्पेशल। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आज हमारे साथ हैं बेहद ही खास मेहमान। दिल थाम कर बैठिए, ऐसा लगता है जैसे एक ख्वाब साकार हुआ हो। मुझे अब भी ये यकीन नहीं होता कि मैं उनके रूबरू हूँ। और आप हैं पद्मश्री पद्मा सचदेवा जी। आप हैं जिन्होंने डोगरी कविता को एक सम्मानजनक स्थान दिलाया। जम्मू में जन्मी, उनका जन्म हुआ 1940 में। ऑल इंडिया रेडियो से लेकर आपने दूरदर्शन पर काफ़ी काम किया। बहुत सारी पुस्तकें हैं आपके क्रेडिट में, बहुत सारे अवार्ड भी हैं, जबकि आपका नाम किसी अवार्ड का मुहताज नहीं। फिर भी आज हम बात करेंगे उनके पूरे व्यक्तित्व पर, खुद उनसे सुनेंगे और पूछेंगे पद्मा जी से। और पद्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियोज में। मैं सुनने वालों को भी नमस्कार करती हूँ, और इस गुड़िया को भी जिसने मेरी ऐसी तारीफ की है जिस पे ना मुझे यकीन है ना आपको, क्योंकि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरे सुनने वाले जो हैं वो जितना पढ़ते हैं उसके मुताबिक ही ज़रूर जानना चाहेंगे कि वाकई जो ये कह रही हैं वो सच है या झूठ है। पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि रेडियो के ज़रिए ही सही मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ और आपसे बातचीत कर रही हूँ। ये बात दूसरी है कि आप मेरे सामने नहीं हैं, सिर्फ मुझे सुन रहे हैं, और मैं आपको सुन भी नहीं पा रही। क्या बात है पद्मा जी, मुझे फिर ये कहना पड़ेगा, हमारे डायरेक्टर साहब 2 पंक्तियाँ कहते हैं, वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। पद्मा जी, अगर आपकी उस कविता से हम शुरू नहीं करेंगे जो मैं आज ही सुनकर आई हूँ, तो शायद ये इंटरव्यू, शायद ये शो अधूरा रह जाएगा। मैं गुजारिश करूँगी अपनी वो कविता हमारे दोस्तों के लिए जरूर सुने, जिसको सुनकर मैं आपकी आज इतनी दीवानी हुई। मैंने आज ही आपको फ़ोन किया, और ये आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने हमें आज ही अपने पास बुला लिया, आने का मौका दिया। पद्मा जी, तुम मेरे ख्याल में देश निकाला का जिक्र कर रही हो। देश निकाला की याद आते ही मुझे अपनी माँ की याद आती है, क्योंकि मैं 23 बरस की थी जब मैं जम्मू से दिल्ली आ गई। मैं यहाँ खबरें भी पढ़ती थी, और मैं चाहती थी कि मैं जम्मू में लोग मुझे जानते हैं कवित्री के तौर पर, मैं डोगरी की पहली कवित्री हूँ, तो मैं चाहती थी कि मेरी ज़बान जो है, जिसकी वजह से मुझे जाना जाता है, उसे सारी दुनिया जाने, मेरी डोगरी भाषा। उसके लिए मैंने मैं पहले सिर्फ कविता करती थी, और उसके लिए कि लोग डोगरी के बारे में जाने। चूँकि मैं बड़ी खुशनसीब हूँ, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का बड़ा स्नेह प्राप्त हुआ, मैं उनको बाद में राखी भी बांधती थी। पर दिनकर जी ने मेरी पहली किताब की भूमिका लिखी थी, और वो धर्मयुग में छपी थी। तो फिर जब हम मुंबई गए तो डॉक्टर भारती से भेंट हुई, तो उनको मैंने बताया कि हमारी डोगरी की पहली कॉन्फ्रेंस जम्मू में होने वाली है। तो उन्होंने कहा कि आप जाएंगी? मैंने कहा मैं तो ज़रूर जाऊंगी, और मैं वहाँ किसी विद्वान को कहूँगी जो उसके बारे में लिख दे, और आप अगर धर्मयुग में छापें तो मेरी भाषा का नसीब चमक उठेगा। तो अपनी भाषा के बारे में उनको बताते हुए
उन्हें मुतासिर करते हुए मैंने सोचा ये अगर इससे प्रभावित हो जाएंगे तो हो सकता है उसके बारे में कुछ छाप भी दे। मैंने कहा मैं वहाँ कहूँगी, हमारे जो लोग प्रोज लिखते हैं वो। तो मैंने बहुत लंबा चौड़ा उनको 5-7 मिनट में इतिहास बताया डोगरी का। तो भारती जी थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे आप क्यों नहीं लिखती। मैंने कहा मैं सिर्फ कविता लिखती हूँ, मैं प्रोज नहीं लिखती। तो उन्होंने कहा आप लिखिए। तो मुझे याद है मैं उसी दिन जैसे मैं हवा के ऊपर से तैरती हुई आई घर और आके मैंने लिखा, और जो मैंने लिखा वही उन्होंने छाप दिया और मैं प्रोज राइटर बन गई। और आज मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि जितनी प्रोज मैंने लिखी है पोइट्री से ज्यादा लिखी है। हाँ, तो वो एक एक लफ्ज डॉक्टर धर्मवीर भारती का सदका है। और आज आप जितने जर्नलिज्म में लोग देखते हैं जिनके बड़े नाम हैं, उनमें से बहुत से तो डॉक्टर भारती के स्कूल से ही आए हुए हैं। हाँ, और बहुत से जो हैं उनसे बहुत मुतासिर हैं। तो धर्मयुग में छपना अपने आप में एक बड़ी बात होती थी। देखो, एक धर्मयुग था, सब तक पहुंचता था, भारत की 24 भाषाएं। हम पढ़ के बड़े हुए तो उसमें क्या होता था कि सिर्फ हिंदी की चीजें नहीं छपती थी, कन्नड़ का राइटर है, तेलुगु का है, तमिल का है, कश्मीरी का है, पंजाबी का है, मतलब पूरे हिंदुस्तान में जो बहुत अच्छा लिख रहा होता था उसकी चीजें उसमें छपती थी, कविताएं, कहानियां। तो वो एक पत्रिका के लिए सब लोगों में घर में झगड़ा होते मैंने देखा है। जब शिवानी दीदी की कृष्णकली छप रही थी तो उस वक्त के हम लोग मतलब है भारती जी के जैसे, हालांकि उनकी गर्दन हिलाने से, उनकी आंखों में चमक आने से, उनके हाथ की जुम्बिश से हमें पता चल जाता था कि जो हमने लिखा है उनको पसंद आ रहा है या नहीं। जी, आप बात करती हैं कि कविता करती हैं, पता नहीं लगता है आपकी बातें भी कविता सी लग रही हैं। असल में ऐसा है कि तुम इतना अच्छा बोल रही हो, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बहुत कम लोग हैं जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है। मुझे जो सबसे अच्छी आवाज़ लगती थी वो उर्दू में खबरें पढ़ती थी। सईदा बानो जैसी खबरें मैंने किसी को पढ़ते नहीं सुना। इतनी अच्छी वो खबरें पढ़ती थी और इतनी अच्छी उनकी आवाज़ थी कि बस सुन के आदमी मुग्ध हो जाता था। तो ऐसे रेडियो पे लोग थे उस वक्त, कोई ऐसा आदमी नहीं था जो पढ़ा लिखा हो, चाहे संगीतकार हो, पंडित रविशंकर हो, उस्ताद अल्लाह रखा खां हो, फिर अमृतलाल नागर हो, या और कई इस तरह के राजेंद्र सिंह बेदी हो। तो ये सब लोग रेडियो में आते थे। उस वक्त होता था कि रेडियो में जाना है, इसलिए मुझे भी बड़ा शौक था। पद्मा जी, आपकी ये सारी बातें सुनकर मुझे याद आ गया आपका पसंदीदा गीत सीने में जलन। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सीने में जलन। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे। पत्थर की तरह बेहिसो बेजान सा क्यों है। पत्थर की तरह बेहिसो
वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन स्पेशल लेकर। सृजन स्पेशल इसलिए कि आज हम बहुत बड़ी रचनाकार से पद्मा सचदेवा जी को लेकर आए हैं। पद्मा जी, सबसे पहले मेरे दिल में ये बात आ रही है कि आपकी रचना धर्मिता की शुरुआत आपने कब से लिखना शुरू किया? वो क्या क्षण था, वो क्या प्रेरणा थी जिसने आपको कलम उठाने पर मजबूर किया या लिखने पर मजबूर किया? पद्मा जी। माधुरी, तुम्हारे माधुर्य से मैं थोड़ी अभिभूत हो गई हूँ। अच्छा देखो, ये जो लिखना है ना, जो लोग कलम लेकर बैठते हैं और छत पे जाते हैं, बेगम कुछ उतर रहा है, वो मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ, एक किसी ने बहुत अच्छा शेर कहा हुआ है कि टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, डूब जाता है कभी मुझ में समंदर मेरा। ऐसी कैफियत होती है जब आप रचना करते हैं, और उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से जब आप कविता लिख रहे हैं तो कोई आपके पास आना नहीं चाहिए। मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो लफ्ज़ हैं वो महबूब की तरह हैं और आपको अकेले बैठे देखकर आते हैं, है ना। तो ये कब मैं छोटी थी, हम माता के नवरात्रि रखते थे। पुरमंडल मेरा गांव बड़ा पुराना गांव है और पुराणों में भी उसका जिक्र है, और उसमें दोनों तरफ गांव के घर हैं और बीच में देविका बहती है, जो ऊपर 2-3 इंच बहती है और नीचे बहुत ज्यादा। कान लगा कर देखिए, गड़ 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 आवाज आती है। पुरमंडल 40 किलोमीटर दूर है जम्मू से। मेरे ताऊ जी प्रकांड पंडित, मेरे पिताजी उस वक्त MA LLB किया हुआ था उन्होंने। मेरे पिताजी का नाम प्रोफेसर जयदेव शर्मा। तो ऐसा है कि लिखने का ये बड़ा अजीब होता है, वो आप अकेले बैठे हो, कविता तब आती है। तो मेरे ख्याल में जब मैं माता की भेंटें गाती थी ढोलक पर और सब लड़कियां गा रहे होते, तो एक गीत होता ना जो बड़ा जम गया, तो उसमें मैं छंद जोड़ देती थी। तब मेरी 9, 10, 11 साल की उम्र थी, क्योंकि ये तो मुझे पता नहीं था। तुम इस उम्र में आके पूछोगी कि भाई कब लिखी है, तो उस वक्त ऐसे लोकगीत भी होते थे जिनमें हम छंद जोड़ देती थी मैं, और लड़कियां पूछती थी ये तुमने कहाँ से सीखा? क्योंकि मैं उन खुशनसीबों में से हूँ जिसने सिर्फ लोकगीत गाए नहीं हैं या जिसको बहुत से लोकगीत आते नहीं हैं, बल्कि मैं उन खुशनसीबों में से हूँ जिन्होंने लोकगीत बनते देखे हैं और उनमें योगदान भी दिया है। कोई याद हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सुना दें। असल में क्या हुआ था कि वो पहली रचनाएं बहुत कुछ हिंदी में लिखी, कुछ डोगरी में लिखी, लेकिन छोटे छोटे होते थे, जैसे 4वीं 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और कोई ड्रामा कर रहे हैं। मेरी एक सहेली थी विद्या, उसको हम बिद्दो कहते थे, बिद्दो, तो हम करते थे। तो फिर दीनू भाई पंत हैं जैसे हमारे बहुत बड़े डोगरी के कवि हैं, मधुकर हैं, यश हैं, दीप हैं, रामनाथ शास्त्री, जिन्होंने ये सारा कारवां अपने साथ लेके जो चले, और बहुत से लोग। तो उस वक्त मैं उनमें छंद जोड़ती थी। माँ तेरे दर पूजा कंजका डोगरिया, माँ तेरे दर पूजा कंजका डोगरिया। अब मैं चूँकि माता वैष्णो के ट्रस्ट की मेंबर भी हूँ, तो गवर्नर साहब मीटिंग लेते हैं, तो मैंने कहा कि डोगरी के भजन, डोगरी की भेंटें माता के दरबार में होनी चाहिए, क्योंकि हर भाषा माँ की भाषा है, लेकिन उसकी मातृभाषा डोगरी है। पंजाबी में होते हैं, हिंदी में होते हैं, तो डोगरी में तो अब शुरू किए हुए उन्होंने, आते हैं, मेरे भी भजन गाते हैं लड़के। एक तो मेरे ताऊ जी का पोता है, हम बहुत बड़े पंडित हैं वहाँ के, राज पुरोहित, राज पंडित हैं, तो वो गाता है बहुत अच्छा। तो वो कह देता है बुआ जी आज आपका भजन हम गा रहे हैं। माता वैष्णो भी सुबह सुन लेती हूँ मैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कब मैंने पहली रचना की, 10-11 हो गया तो वो मुझे याद नहीं है, लेकिन जब मैंने पहली नज़्म मुशायरे में जाकर पढ़ी उस वक्त मैं 14-15 साल की थी। और जो शुरू में मेरी नज़्म जिसने मुझे एक कवित्री के तौर पे मान लिया, वो मेरी राजा के महल कविता है। देखो, राजा के महल यूं है, डोगरी में इस तरह है, ये राजे दियां मंडियां तुंदियां न, ये राजे दियां मंडियां तुंदियां न, आऊं गई गुआची दी घरै थमां, मेरी जोत खुआची दी बरें थमां, जिसी अन्नी करी तुसे सुट्टिया हा, जिदा बाड़ुआ दा बूटा पुट्टिया हा, मेरे बूटे की बूर भी पेदा ने हा, मेरा सज्जन दूर भी गेदा ने हा,
जिन्हें कमदियां टालियां पुट्टी लईयां वो दंदल दराटियां तुंदियां न, ये राजे दियां मंडियां तुंदियां न। असल में यूं हुआ, मैं कॉलेज से आ रही थी फर्स्ट ईयर में, तब 10वीं पास करके कॉलेज जाते थे, फर्स्ट ईयर में मैं थी, तो बड़ी प्यास लग रही थी। तो एक आना मेरे पास था, उन दिनों आना बड़ा कीमती हुआ करता था, उसकी मैंने बर्फ खरीदी। तो घर आई तो बहुत बड़े लोटे में बर्फ डाल के पानी भर दिया कि अभी पीती हूँ। तो मैंने देखा, बाहर देखूं, जब मैं आई तो कुछ था। तब हमारे जम्मू में ताले नहीं लगता, माँ घर पे थी नहीं। कुंडी मैंने खोली और फिर मैंने उसको कहा पानी पियोगी, उसने मेरी तरफ देखा, मैंने लोटा लाके उसको, उसने ओक से पानी पी लिया। फिर मैंने सोचा इसको भूख भी लगी होगी, इतना इसने पानी पिया है। फिर मैंने 2 फुलकों के ऊपर या 3 फुलकों के ऊपर कोई अचार या माँ के बनाए हुए कोई सब्जी उसको दी, वो भी खा गई। फिर क्या हुआ कि मैंने देखा बड़ी मोटी चादर इसने ली हुई है और बड़ी गर्मी है, तो मैंने उसको माँ की एक पतली चादर दी। मैंने कहा अभी आप ये ले लीजिए, ये रात को आप ओढ़िएगा। उसने मेरी तरफ फिर देखा, फिर वो चादर ओढ़कर चल पड़ी, खा लिया पी लिया सब। तो आंगन में आकर खड़ी हुई तो बहुत तेज धूप थी और सामने वजीरों के घर हैं। तो उधर देखा उसने और कहा, बुआ ये राजे दियां मंडियां तुंदियां, बुआ ये राजा के महल आपके हैं। मैं प्यास सब भूल गई, आके कुर्सी पर बैठी और ये कविता पूरी की, क्योंकि मुझे पता था कोई भी आ जाएगा तो मैं फिर लिख नहीं सकूंगी। तो ये वो कविता है जिससे मैं आज भी जानी जाती हूँ। पसंदीदा गीत है, लता जी की आवाज़ में है, गुजारिश करूंगी गुनगुना दीजिए मेरा छोटा सा घर बार। ये मैंने लिखा था, हमारे वेदराही जी ने फिल्म बनाई, दरार था उसका नाम, तो जयदेव जी म्यूजिक दे रहे थे। तो ये गीत उन्होंने बनाए थे जयदेव जी ने और बड़े मकबूल हुए और दीदी भी बड़ी खुश, उन्होंने ही गाए थे। उस वक्त वो नहीं गाती थी तो गीत ही नहीं होता था। मेरा छोटा सा घर बार मेरे अंगना में, छोटा सा चंदा छोटे छोटे तारे, रात करे सिंगार मेरे अंगना में, मेरा छोटा सा घर बार मेरे अंगना में। मेरा छोटा सा घर बार मेरे अंगना में, मेरा छोटा सा घर बार मेरे अंगना में। छोटा सा चंदा छोटे छोटे तारे, छोटा सा चंदा छोटे छोटे तारे, रात करे सिंगार मेरे अंगना में, मेरा छोटा सा घर बार मेरे अंगना में। प्यारा सा गुड्डा मेरा अंबर से आया, प्यारा सा गुड्डा मेरा अंबर से आया, अंबर से आया मेरे मन में समाया। प्यारा सा गुड्डा मेरा अंबर से आया, अंबर से आया मेरे मन में समाया। कण कण में जागा है प्यार मेरे अंगना में, कण कण में जागा है प्यार मेरे अंगना में।
वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन स्पेशल लेकर, क्योंकि आज हम जिनसे समय लेकर आए हैं बहुत महान लेखिका हैं। आप सुन रहे हैं उनको। अगर मैं बार बार उनके बारे में कुछ कहूँ तो ऐसा लगेगा जैसे मैं सूरज को दीपक दिखा रही हूँ। पद्मा सचदेवा जी। पद्मा जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा है, सुनने वालों से मेरी गुजारिश है कि माधुरी के माधुर्य पर मत जाइए, क्योंकि ये जो बांस पे मुझे चढ़ा रही है, मैं उसमें ना चढ़ी हूँ ना आपको चाहूँगी आप चढ़ें। फिर मुझे कहना पड़ेगा वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। पद्मा जी, आपने बहुत काम किया साहित्य के लिए, पत्रकारिता के लिए। आपने रेडियो पर भी बहुत सारे इंटरव्यू किए, टेलीविज़न पर आपने बहुत सारे साक्षात्कार बहुत बड़े लोगों के लिए। मैं गुजारिश करूंगी अपने सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताएं। देखिए, मुंबई में जब मैं थी तो एक प्रोग्राम हुआ करता था मराठी का, प्रतिभा अणि प्रतिमा। तो ये मराठी में होता था, लेकिन एक प्रोग्राम होता था महीने में जो मैं किया करती थी। तो उसमें सितारा दीदी हैं, फिर बड़ी दीदी लता मंगेशकर है ना, उनको भी किया, पंडित रविशंकर जी को किया, बच्चन जी को किया, है ना। इस तरह बहुत लोगों का मैंने इंटरव्यू उसमें किया। तो इसमें चुगताई, कुरतुलैन हैदर, है ना। आप किस किस को याद करूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनसे बातचीत करके। बात याद आ रही है कि ऐसे ही मैं भी कभी याद करूंगी कि मैंने आपको इंटरव्यू किया, जैसे आप इन लोगों को याद कर रहे हैं। अरे वो तो मैं मरने वाली नहीं हूँ अभी, इसलिए तू इस तरह की उम्मीद मत पालो क्योंकि मर के जीने वाले लोग काफ़ी देर जी जाते हैं, है ना। तो ये है। तो बाकी बहुत अच्छे लोग ज़िंदगी में मिले, बहुत ही अच्छे लोग, जो मैं आज अपने आप को इतना खुशनसीब भी मानती हूँ कि मैं घंटों बड़ी दीदी के पास बैठती हूँ, लोग उनकी एक झलक देखने के लिए तरसते हैं, है ना। तो एक बार उनको हम लोग पास ही रहते थे, मेरे पति तब इनकम टैक्स में थे, तो 5 मिनट में उनका घर वॉकिंग डिस्टेंस था। तो मैंने कहा, बड़ी दीदी हम सुबह सैर करने आप चलिए तो बड़ा अच्छा होगा। तो कुछ दिन हम जाने लगे वर्ली तक उनकी गाड़ी ले जाती थी, फिर हम वर्ली से लेकर आगे तक जाते थे पैदल, तो अब वापस आते थे। कुछ दिनों में मैंने देखा कि कुछ लोग पीछे आने लगे हैं। तो फिर मैंने कहा, बड़ी दीदी मुझे लगता है प्रोड्यूसर्स डेट लेने यहीं आ जाया करेंगे उसके बाद हमने बंद कर दिया, क्योंकि दीदी को भी रिकॉर्डिंग्स पे उन दिनों 3-3, 4-4, 5-5 रिकॉर्डिंग्स दिन में हुआ करती थी, और बड़ी मसरूफ़ रहती थी वो, खाती पीती भी नहीं थी। तो फिर बंद किया। तो इस तरह बहुत सी ज़िंदगी में इतने घंटों इस्मत आपा के पास बैठी रहती थी, इतना अच्छा लगता था, है ना। कुरतुलैन हैदर, एनी आपा हम उनको कहते थे। तो उनको मतलब है ज़्यादा लोग उनको पसंद नहीं थे, तो मुझे बहुत प्यार करती थी, मैं बड़ी खुशनसीब हूँ। अब शिवानी दीदी थी, दिनेश नंदिनी डालमिया थी यहाँ पर दिल्ली आने के बाद। तो शिवानी दीदी तो वहाँ मुंबई में भी आती थी और मिलती थी, और मेरा उनसे बड़ा स्नेह था। और यहाँ पर बड़ी लड़कियाँ हैं, राजी सेठ है, कुसुम अंसल है, और जिनसे मैं मिलती जुलती हूँ, और मैं समझती हूँ मैं बड़ी खुशनसीब हूँ, मुझे भगवान ने बहुत दिया है। पद्मा जी, गुजारिश करूँगी अपनी एक रचना हमारे दोस्तों के लिए और इस मोड़ पर दे दें। मैंने जो लिखा है ना, प्रकृति के बारे में तो है ही नहीं, क्योंकि मेरा जम्मू कश्मीर इतना खूबसूरत है कि वहाँ पर कुदरत जो है अपना सारा जितने झूले हैं वहीं पे रख के वो घूमने निकलती है ना। फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के सबको देती है। तो मुझे हमेशा मैंने कुदरत पे लिखा है और औरतों पे लिखा है। औरत जिसने बहुत सहा है, औरत की ज़िंदगी जैसा जीकर कोई पुरुष नहीं वैसा जी सकता। अगर कोई किसी की बीवी मर जाती है तुरंत शादी करता है, घर के लोग भी कहते हैं अरे बच्चे कैसे पालेगा। एक औरत 7 बच्चों को अकेली पाल लेती है, कैसे, वो वही औरत जानती है। तो औरत को लेकर मेरे मन में जो एक बड़ी वेदना सोई रहती है, उसे कभी कभी जगाने पर ये मैं कविता में मेरी में अक्सर औरत आती जाती रहती है। ये बूंद एक कविता है जिसका मैं समझती हूँ कि अगर तुम ध्यान करोगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा कब कब की बूंद का क्या क्या असर है। जदुआं बूंद ही एक पानी है दी, तदुआं लड़ी ही एक कहानी है दी, कमल पत्ते दे ऊपर रुल कदी ही
तली पर आऊं बधाता दी मलक दे पारे आंगू टुलकदी ही लकीरां गिनदी ही हत्थें दियां आऊं सारा ले आउंदी ही कत्थें दियां आऊं जदों आऊं बूंद ही एक पानी। अब इसका तर्जुमा मैं पेश करती हूँ। जब मैं बूंद थी पानी की तब मैं लड़ी थी कहानी की, कमल पत्ते के ऊपर फिसलती थी, तली पर मैं विधाता की मलकते पारे की तरह ढुलकती थी, लकीरें गिनती थी हाथों की मैं, उन्वान ले आती थी कहानियों के मैं। जब मैं बूंद थी एक पानी की, जब मैं बूंद थी लहू की लाल, तब एक आशिक की आंख छूकर उसके बोलों की कोसी गर्मी में, उसके लहू से खाली मांग भर के एक पगडंडी सीधी की थी मैंने। जहरीली सी याद मोहब्बत की एक दिन घूंट भर के पी थी मैंने, जब मैं बूंद थी लहू की लाल। फिर मैं बूंद हुई आंसू की, बड़े गर्म तवे पर घूम रही हूँ, दूर बैठे किसी तन्हा पसंद इंसान की आंखों में से टप टप गिर रही। और पद्मा जी, मुझे याद आ रहा है आपका पसंदीदा गीत तो वो है ही, बल्कि वो गीत खुद आपने लिखा है। गुजारिश करूंगी हमारे दोस्तों के लिए गुनगुना दीजिए। ये नीर कहाँ से बरसे हैं, ये बदरी कहाँ से आई है।
वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन स्पेशल लेकर। स्पेशल इसलिए जिस हम महान हस्ती से आज हम आपको मिलवाने के लिए लेकर आए हैं, या यूँ कहें कि उनके पास हम उनका समय लेकर आए हैं। आप हैं पद्मश्री पद्मा सचदेवा जी। पद्मा जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया माधुरी, अब तुम्हें क्या कहूँ, है ना? तुम ही कुछ कहो। पद्मा जी, कई बार इस्मत चुगतई आपा के बारे में आपने जिक्र किया, तो ऐसा समझ में अपने आप आ रहा है कि आप उनके बहुत करीब थी। तो क्या मुझे जलन सी हो रही कि क्या आपने उनको भी कभी अपनी नज़्में, अपने गीत या कविता को सुनाई है? उनके बारे में थोड़ा हमारे दोस्तों को बताइए। इस्मत आपा उर्दू की रूह रवां थी, और इस्मत आपा मतलब है जब हम दोनों मिलते थे घंटों बैठते भी थे। एक बार बहुत शाम हो गई, मेरी बेटी मेरे साथ ही 3-4 बरस की थी, तो मैंने कहा अब मैं जाऊंगी आपा, क्योंकि मीता को सुबह स्कूल में भी भेजना है और ड्राइवर जो है ये वर्ली में रहता है, ये अभी जाएगा फिर सुबह इसको आना चाहिए। तो मैंने कहा इस बेचारे को घर में सोने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो कह लगी बड़ा फिक्र करती हो तुम ड्राइवर की, हैं? मैंने कहा सरदार जी भी यही कहते हैं कि तुम ड्राइवर का ज्यादा फिक्र करती हो। तो कह लगी अच्छा यूं कहता है, हैं? तो उसको कहना ये किराए का है, तुम किराए के हो क्या? और एक बात मुझे याद आ रही है, उनकी तो खैर कितनी ही बातें हैं कि मैं जब गई तो 3-4 लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो इन्होंने एक साड़ी रखी होती थी जो पूरी तहें बनाकर, और कोई आता था तो फटाफट पहन लेती थी, नहीं तो पेटीकोट ब्लाउज में उनका जो नौकर था उसके साथ बैठकर ताश खेला करती थी। तो साड़ी वाड़ी पहन के बैठी हुई आपा, मैंने सोचा मैं जाके बैठ गई, तो अब उनको निकाल नहीं सक रही थी। वो कह रहे थे हम चाहते हैं आप ज़रूर आएँ, पूना से आए थे, बड़े शरीफ से महाराष्ट्रियंस हैं। तो आपा कहे नहीं ये है वो है। फिर आपा ने सोचा कि लोग भागते हैं जब कोई नज़्म सुनाता है, तो मुझे कहने लगी अरे पद्मा तुम कोई नज़्म सुनाओ ना। मैंने कहा मैं समझ गई उनकी चाल। मैंने कहा आपा मैं तो कभी कहती नहीं थी नज़्म सुना, हम कुछ भी डिस्कस नहीं, कोई कहानी की कोई बात हुई तो मैं पूछ लेती थी कभी। तो कहने लगी कि मैंने कहा मैं क्यों सुनाऊँ नज़्म? कहने लगी नहीं नहीं ये लोग भी सुनना चाहेंगे, अरे डोगरी की बड़ी शायरा है वगैरह वगैरह। मूर्ख बना रही थी अच्छा खासा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आप अगर मेरी नज़्म का उन्वान मैं आपको बताती हूँ, अगर उसका मतलब बता देंगी तो मैं सुना दूंगी। क्या उन्वान है? तो मैंने कहा अभिसारिका। कहली क्या? मैंने कहा अभिसारिका। तो कहली ये क्या होता है? मैंने कहा अभिसारिका उस लड़की या स्त्री को कहते हैं जो चोरी से रात को अकेले में अपने महबूब को मिलने जाता है। तो कहने लगी अल्लाह तौबा, अरे मैं तो खांटी मुसलमानिन, और मैं हम लोगों में तो कभी कोई ऐसे जाति नहीं है, ना मैंने कभी सुना है ना देखा है, तो ये कैसी तुम बात कर रही हो, मुझे कैसे पता हो सकता है? मैंने कहा आपा ये दूर की मत हाँकिए, मोहब्बत हर कोई करता है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, शुक्र है वो मोहब्बत करता है, तो थोड़ी सी दुनिया बची हुई है। तो वो थोड़ा मैंने फिर उनको 1-2 मिसालें दी ना कौन कौन जाया करती थी किस किस को मिलने। तो कहने लगी अच्छा तू ही बता क्या इसका है अभिसारिका का मतलब। तो मैं फिर ना मतलब तो मैंने बता दिया था, तो मैंने कहा बताइए ना फिर, है कोई आपके पास उर्दू में ऐसा लफ्ज़ अभिसारिका का? कह ली क्यों नहीं है? तो मैं बड़ी हैरान हुई, चूँकि उर्दू में भी मैं थोड़ा दखल रखती हूँ। तो कहने लगी कि अरे क्यों नहीं है? मैंने कहा बताइए। कह ले लफंगी। तो जब उन्होंने लफंगी कहा वो लोग भी बेचारे हंसे। तो ये अभिसारिका नज़्म मैं तुम्हें सुना देती हूँ। तुम वक्त का ध्यान रखना। सुनने वाले भी मैं आप लोगों से भी कह सकती हूँ कि वक्त का थोड़ा ध्यान रखिए तो आपको ये नज़्म समझ आएगी, नहीं तो नहीं। जब मैं घर से निकली सांझ थी कुछ लालगी सी थी, जैसे अध जगी गोरी की आंखों में नींद की लाल डोरियां हों। जब मैं फिर चली तो आकाश तारों से जड़ा था, जैसे जीजा को पहले दिन जनवासे में सालियों ने घेर लिया हो। जब मैं घर पहुंची तो आसमान पर सिर्फ एक सितारा था, जैसे सांवले मुंह पर हीरे का लौंग चमक रहा हो। सितारा ये मुझे डूबता लगा, धड़कते मेरे सीने में ये चुभता लगा, मेरी आँख की कोर में ये टूटता लगा। याद आ गया आपका पसंदीदा गीत, और गुनगुनाना पड़ेगा आपको।
दम मारो दम। आशा दीदी मार डालेंगी। कोई नहीं वैसा गा सकता। मैं प्रणाम करती हूँ। दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम, दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। पद्मा जी, आपने इतने अपने कीमती समय में से दिया और इतनी, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप इतने प्यार से और इतनी आसानी से हमें अपने पास बुला लेंगी। समय से हम पहले पहुंच गए, इतनी प्यार बड़ी फटकार भी लगाएंगी और फिर हमारे लिए इतना सारा खाने पीने का इंतज़ाम भी करेंगी। ये सच में एक ख्वाब सा लग रहा है। मैं आपको किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं मालूम। देखो, हमने अपने बुजुर्गों से बड़ी डांट खाई है, तो मुझे अब डांटने में बड़ा मजा आता है। पर तुमने तो कमाल की, आना था 5 बजे और आ गई 4 बजे, है ना। तो मैं बड़ी खुश हूँ तुम लोग आए और मुझसे बातचीत की। वो इतने लोगों के साथ मतलब है, मैं उन्हें देख तो नहीं सकी, इतने रूबरू करवाया, बहुत अच्छा लगा। और अब मैं समझती हूँ कि मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए जो आप लोग मेरे यहाँ आए, तशरीफ लाए और मुझसे बातचीत की। शुक्रिया पद्मा जी। दोस्तों, कमल कपूर जी कहती हैं, हमारी सेलिब्रिटी हैं, राइटर हैं, जानी मानी। आप कहती हैं कि आई एम ग्रेट फैन ऑफ पद्मा जी। वर्षों पूर्व धर्मयुग में उनका धारावाहिक उपन्यास पढ़ा था, अब ना बनेगी देहरी पढ़कर उनकी दीवानी हुई थी। उनकी आत्मकथा बंद बावड़ी पढ़कर उनके संघर्ष के आगे नतमस्तक हूँ। जम्मू जो एक शहर था लाजवाब बेमिसाल, पद्मा जी रूप गुण व सुर का खूबसूरत संगम है। आई कैन नेवर फॉरगेट। और आपका दीवान है, खान दिग्गजों के इंटरव्यू का सुंदर नजराना है। यू आर लकी जो उनका इंटरव्यू कर रही हो। उनको शत शत नमन व तुम्हें ऑल द बेस्ट। नरेंद्र कहते हैं, जब से RMR फरीदाबाद में आया है, ज्ञान का दीपक सारे शहर में जलाया है। इतवार 3 बजे एक खास प्रोग्राम आता है, सृजन हम सबके दिल को भाता है, साहित्य का आलम बनाता है, बेहतरीन शायरों से मुलाकात कराता है। प्रोग्राम में बजे गाने बेहतरीन होते हैं जो दिल के तार छेड़ जाते हैं। सृजन दिल पर एक अनुभूति छोड़ जाता है, पूरे हफ्ते एक नशा सा छाया रहता है। रेनू कहती हैं, सृजन बिल्कुल नाम के मुताबिक काम करता है, जो हम लिसनर्स को कलम उठाने के लिए मजबूर करता है, हमारे साहित्यकारों की कृतियां हम तक पहुंचाता है। शुक्रिया गंभीर जी। RMR प्यारी कोकिला माधुरी। संदीप कहते हैं, सृजन इज द बेस्ट शो। मैं तो हमेशा से ही आपका फैन हूँ, ऐसा शो आज तक नहीं सुना। ईगरली वेटिंग फॉर सृजन, और संडे को आपने नाम दिया हुआ है सृजन डे। आगे कहते हैं संदीप, कॉन्ग्रेचुलेशन सृजन, ऑलवेज बिलीव इन क्रिएट पावर ऑफ न्यू क्रिएशन इन यूनिक वे, कांग्रेट्स अगेन। आपका प्रयास हमेशा से ही ग्रेट रहा है। और कहते हैं, मैं आपके प्रयास और पावर ऑफ सृजन का बिग फैन हूँ। सुशीला चंदीला कहती हैं, शो सुना, बहुत अच्छा लगा और आगे अपने गीतों की फरमाइश करती हैं। तो दोस्त, माफ़ी चाहती हूँ, शुक्रिया करती हूँ कि आप शो हमारा सुन रही हैं, पर माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि सृजन गीतों का फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। रेडियो मानोरचना पर सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें आप अपनी पसंद के गानों की फरमाइश भेज सकती हैं 8010781078 पर SMS कर। और बताइएगा जरूर कैसा लग रहा है आपको सृजन और रेडियो मानोरचना। और गोरखपुर से चुनमुन कहते हैं, BCA के स्टूडेंट हैं आप। आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि सृजन कैसा लगता है। क्या आपको भी कमी पड़ जाती है शब्दों की RMR के बारे में या सृजन के बारे में बताने में? आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। मैं पलक पावड़े बिछाए इंतज़ार कर रही हूँ आपके संदेशों का। और आपका भी जो हमें सुन रहे हैं पूरी दुनिया में, www.radiomanorachna.org पर भी आप मुझे बता सकते हैं
SMS करके 8010781078 पर। साथ ही आप मुझे मेल भी कर सकते हैं mishramadhuri@rocketmail.com पर भी। सो कीप लिसनिंग रेडियो मनोरचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम।